ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों। आई होप आप सब ठीक ठाक हो। कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से हमें आज ये रेगुलर क्लास को हटाना पड़ा, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं उसी जोश के साथ और उसी हिम्मत के साथ आपको पढ़ाऊंगा जैसे हम पढ़ रहे थे। हम किसी भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं। मैं यही फील करूंगा कि आप सब यहीं हो, और भगवान करे ऐसा बहुत जल्दी हम फिर सब यहीं इकट्ठे मिलें और इकट्ठे बैठ के पढ़ाई करें। सामने सामने पढ़ाने का मजा भी कुछ और है और पढ़ने का मजा भी कुछ और है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। लेकिन फिर भी हमें जैसी सिचुएशन होगी, जैसा माहौल होगा, वैसे ही चलना होगा। तो अभी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे थे। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमने अभी तक जो करा, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। हमने कहा कि एक कंपनी की एक्टिविटीज को हम 3 में डिवाइड कर देते हैं, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एक इन्वेस्टिंग और एक ऑपरेटिंग। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस को किया, कुछ 3 इलिस्ट्रेशंस को हमने किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि कौन सी एक्टिविटी को ऑपरेटिंग में डाला जाएगा, कौन सी एक्टिविटी को फाइनेंसिंग में डाला जाएगा, कौन सी एक्टिविटी को इन्वेस्टिंग में डाला जाएगा। एक तो ये वाले टाइप के क्वेश्चंस हमने किए, और दूसरा हमने किया था कि कौन सी एक्टिविटी से इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा या नो चेंज होगा। और हाँ, हमने कैश और कैश इक्विवेलेंट के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें बेसिकली 4 या 5 आइटम आए थे, जो कि कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, कैश ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। यही 4-5 आइटम उसमें आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। आज हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर मैंने पहले सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बनाया। इसके पहले 20 क्वेश्चन हैं। अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो ऑलमोस्ट इसके आपके पास 20 क्वेश्चन तक होंगे, अप टू 20। हाँ जी, अप टू 20 ही हैं। आप अप टू 20th क्वेश्चन तक इसको कर जाओगे, आई थिंक अप टू 19 तक। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट है। पूरा फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया कैश फ्लो का। हम कैश फ्लो के फॉर्मेट का रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे, हम कैश फ्लो के फॉर्मेट को समझेंगे और समझ के आगे बढ़ेंगे। ये मैंने फॉर्मेट बनाया, और आपको मैंने कहा था इस फॉर्मेट के अंदर जो सबसे पहले हम निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और हाँ, इसके अंदर सबसे पहले निकाला जाता है क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसके लिए बनाया जाता है वर्किंग नोट नंबर 1। ये मस्ट है, मैंडेटरी है, आपकी चॉइस नहीं है। वर्किंग नोट बनाना है, वर्किंग नोट बनाना है, वर्किंग नोट बनाना है। ठीक है जी। हम सबसे पहले आज इसको निकालना सीखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकाला जाता है। देखो, जब कभी भी कंपनी में पार्टनरशिप आपने पढ़ी, पार्टनरशिप के अंदर आपने पढ़ा जब प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट होने के बाद हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद हम उसमें से इंटरेस्ट और कैपिटल दिया करते थे पार्टनर्स को, हम उसमें से सैलरीज दिया करते थे, हम उसमें से कमीशन दिया करते थे, हम उसमें से बहुत कुछ काम, बहुत रिजर्व में पैसा भेजा करते थे, बहुत काम करते थे। और फिर जो प्रॉफिट हमारे पास बच जाता था वो होता था नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन, जिसे हम कहते थे डिविजिबल प्रॉफिट। याद करो वो सारी बातें जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। ऐसे ही एक कंपनी के अंदर भी प्रॉफिट होने के बाद बहुत सारे काम किए जाते हैं उस प्रॉफिट के साथ। हम एक कंपनी के अंदर भी जब प्रॉफिट हो जाता है उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। यहां कंपनी में भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। और हाँ, जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसे यहां लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। और यहां लिखते हैं टू डिविडेंड पेड। डिविडेंड में पैसा पे कर दिया जाता है, हम पैसा डिविडेंड में पे कर देते हैं। और भी हम बहुत सारी जगह पे पैसा पे कर देते हैं, जैसे टू जनरल रिजर्व, या टू प्रोविजन फॉर टैक्स। और भी बहुत सारी बातें हम इसके अंदर कर देते हैं, और भी बहुत सारे काम इसमें हम कर देते हैं। तो फिर उसके बाद टू इंटरम डिविडेंड पेड, ये प्रपोज डिविडेंड हो गया, ये इंटरम डिविडेंड हो गया।
ऐसे बहुत सारे काम हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं और फिर जो बच जाता है, यहां जो बच जाता है वो होता है क्या, टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। हम इसे बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं। जो प्रॉफिट बच जाता है उसे बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूट ना करना हो तो हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं या रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं या कहीं भी ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन हमें जिस प्रॉफिट की जरूरत है वो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी जहां जहां जिस कोने में हमने प्रॉफिट को बांटा उस सब कोने को हम वापस दोबारा से इकट्ठा करेंगे और वापस चलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तरफ। जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकाला था, यहां देखो, यहां हमने निकाला था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, यहां हमने निकाला था, क्या निकाला था, यहां टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर उसमें से माइनस किया था हमने क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स, और फिर आया था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हम यहां खड़े हुए हैं, हम जहां स्टैंड कर रहे हैं वो इस जगह पे खड़े हैं, इस जगह पे हम यहां पे स्टैंड करते हैं, हम यहां खड़े हैं, हम यहां पे खड़े हैं और हमें वापस वहां जाना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तरफ। यानी जहां जहां हमने प्रॉफिट को रखा, चाहे हमने डिविडेंड पे किया, चाहे इंटरम डिविडेंड पे किया, चाहे प्रोविजन फॉर टैक्स किया, चाहे हमने जनरल रिजर्व में डाला, उन सब चीजों को वापस जोड़ना पड़ेगा और हमें आना पड़ेगा कहां, दोबारा से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तरफ। सर ये फिगर तो गिवन है ना, आप सीधे ऐसे क्यों नहीं उठा लेते? नहीं, ये गिवन नहीं होगी, ये फिगर गिवन होगी, हमें ये फिगर गिवन होती है, ये वाले प्रॉफिट की फिगर हमको गिवन होती है और हमको स्लोली बाय स्लोली वापस वहीं पे पहुंचना है। कहां पहुंचना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो सर ये काम कैसे होगा? आओ मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता था, इसलिए मैंने एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के आपको समझाने की कोशिश की कि यहां हम खड़े हैं और हमें वापस वहां पे जाना है। तो लोग इसका छोटा सा फॉर्मूला है, हम लिख लेते हैं यहां पे, यही फॉर्मूला है हमारे पास। जो प्रॉफिट है वो ऐसे दिया है, ऐसे देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन, ये हमारे पास है। नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन ये हमारे पास है और हमें करना क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हम वर्किंग नोट बना रहे हैं नंबर 1। ये हमारे पास है, तो सुनो ना, जहां जहां भी प्रॉफिट गया उसे वापस प्लस कर देंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, हम इसमें ऐड कर देंगे क्या, प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। जो भी प्रॉफिट हमने रिजर्व में भेजा था उसे वापस इसमें ऐड कर दो, क्योंकि हमें कहां पहुंचना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तरफ। जहां कहीं भी आपने उस प्रॉफिट का यूज किया था, सर कैसे पता लगेगा कहां यूज किया था? 4-5 आइटम है क्वेश्चन में गिवन रहते हैं कि हमने कहां प्रॉफिट यूज किया। बेसिकली हम प्रॉफिट का यूज कहां कर सकते हैं? सर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देने के लिए। अरे नहीं बाबा नहीं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो चार्ज ऑन प्रॉफिट है, वो तो एक्सपेंस है। प्रॉफिट होने के बाद जो हमने खर्चा किया था, जहां जहां प्रॉफिट को यूज किया था, प्रपोज डिविडेंड पे किया था प्रीवियस ईयर का, या करंट ईयर का इंटरम डिविडेंड पे किया था, या जनरल रिजर्व में पैसे को भेजा था, जहां जहां भी हमने पैसे को बांटा था, अब वापस उसको इकट्ठा करके हम कहां लाने वाले हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तरफ। तो आ जाओ, सबसे पहले हमने क्या ऐड किया, प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। फिर हमने क्या ऐड किया, आ जाओ, फिर हमने ऐड किया इंटरिम डिविडेंड पे। अगर कुछ इंटरिम डिविडेंड हमने पे किया था, इंटरिम डिविडेंड, तो हमने वो भी ऐड कर दिया, वापस ऐड कर दिया। और फिर हमने क्या ऐड किया, प्रपोज्ड डिविडेंड। कौन सा? ऑफ प्रीवियस ईयर।
अंडरलाइन करना, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर का नहीं, करंट ईयर का पे नहीं किया होता, करंट ईयर में तो प्रपोज किया जाता है। आपको मैंने सारी कहानी बताई थी कि डिविडेंड पे कैसे होता है। डिविडेंड पे होने का तरीका है कि पहले जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं वो डिविडेंड को प्रपोज करते हैं, यानी इस साल प्रॉफिट हुआ, उन्होंने प्रपोज किया, तो हम करंट ईयर में जो डिविडेंड पे कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर का पे करते हैं, जो उन्होंने पिछले साल के प्रॉफिट के ऊपर प्रपोज किया था, हम उसी को पे करते हैं ना। तो आ जाओ, तो प्रपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर। और हाँ, अगर हमने कुछ प्रोविजन फॉर टैक्स रखा है, अगर कुछ प्रोविजन फॉर टैक्स है, फॉर टैक्स है करंट ईयर का, उसको भी ऐड कर देंगे। याद रखना, प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो हम करंट ईयर का ले रहे हैं, करंट ईयर का। प्रोविजन फॉर टैक्स किसका? करंट ईयर का, क्योंकि जो पिछले साल का प्रोविजन रखा होगा वो तो हमने पे कर दिया होगा, ठीक है जी। तो करंट ईयर में जो प्रोविजन है उसको हम प्लस कर देंगे। और हाँ, इसके बाद अगर कुछ माइनस करेंगे, अगर कुछ टैक्स का रिफंड आया है, बस इसके अलावा कुछ नहीं, यहां जो निकल के आएगा ये आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इतना सही काम है। तो 1 2 3 4 आइटम प्लस करने और 1 को माइनस करना है, और कुछ भी नहीं करना, और कुछ भी नहीं। सर इसके अलावा और कितने आइटम आएंगे? बस इतने ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेशन है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना। सर अगर हमें कुछ नहीं दिया होगा ट्रांसफर टू रिजर्व तो 0 मान लेंगे। सर अगर हमें नहीं बताया होगा हाउ मच इंटरम डिविडेंड कंपनी हैज पेड तो 0 मान लेना भाई, 0 मान लेना। जो दिया होगा उसे ऐड कर देना, नहीं दिया होगा तो 0 मान लेंगे, उसे फॉर्मूले में दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो दिया होगा बस वही प्लस कर देंगे। रिफंड फॉर टैक्स दिया होगा तो लेस कर देंगे, बाकी कुछ भी नहीं। हम निकाल देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जहां पे हमने शुरुआत की थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने 11th क्लास में बनाया था, वहां जो नेट प्रॉफिट हम निकालते थे ना, वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। बस उसी को अब दोबारा निकालना है, वही प्रॉफिट दोबारा से निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। करो मेरी बात सुनो, जहां हम खड़े हैं वहां खड़े हैं प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। कंपनी के अंदर जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसमें वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और कमीशन की बातें नहीं होती, ये पार्टनर्स नहीं है। यहाँ एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो पैसा आता है जो हमने प्रॉफिट होने के बाद कहाँ कहाँ यूज किया। कुछ पैसा डिविडेंड पे कर दिया, कुछ पैसा रिजर्व में डाल दिया, कुछ प्रोविजन फॉर टैक्स में डाल दिया, और उसके बाद जो बैलेंस था वो हमने ट्रांसफर कर दिया, बैलेंस शीट में दिखा दिया, लायबिलिटी साइड में, या फिर मालिकों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बस यही होता है। तो वो सब चीजों को वापस जोड़ा जाएगा, वापस प्लस किया जाएगा, क्योंकि हमें अब उल्टा चलना है। जो प्रॉफिट में से हमने माइनस किया था, अब उनको वापस प्लस करते हुए हम कहा चले जाएंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तरफ। ये पहला आइटम है जो हमें निकालना होता है, इसके अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आओ, कभी कभी क्वेश्चन जो है, शुरू में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे आपको ऑलरेडी ये गिवन रहेगा, यही से स्टार्टिंग होगी। तो देख लेते हैं कहां से क्या स्टार्ट होगा। आओ थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। आज इसका पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर हम 5 कर लेते हैं, क्योंकि पहले 5 तो आप कर चुके ना, वो तो आपने कर दिए थे, वो जो आइटम्स वाले क्वेश्चन थे वो तो आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो कितना आसान है, आप देखना ये कितना आसान है। इट इज वेरी वेरी इजी, दिस चैप्टर इज वेरी इजी। बस पहली चीज मैंने आपके लिए लिख दी। अब हम फटाफट क्वेश्चंस को करते हैं। आओ पहला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 6 करें, और मैं यहां डालता हूं क्वेश्चन नंबर 6। हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 को करें और आगे बढ़ते हैं। आओ, इस फॉर्मूले को मैं यही लिखा छोड़ देता हूं, इस फॉर्मूले को यही लिखा छोड़ के क्वेश्चन नंबर 6 करता हूं। आप भी अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 मेरे साथ साथ करो। देखो क्या बोलता है, कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। कुछ बैलेंसेस गिवन है और बोलता है इसमें से हम क्या निकालें? हम निकालें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आओ साथ साथ करें। और क्या बोलता है, सबसे पहला आइटम क्या बोलता है? सबसे पहले आइटम में दिया हुआ है डेप्टर्स। डेप्टर्स बोलता है
2017 के अंदर थे 50,000 और 2018 में हो गए 40,000, तो डिक्रीज इन करंट असेट्स है। डेप्टर्स एक करंट असेट्स है और ये डिक्रीज इन करंट असेट्स है। अगर डिक्रीज इन करंट असेट्स है तो फिर आपको अच्छे से मालूम है ये कहा जाएगा। हाँ सर हमें मालूम है सर, डिक्रीज इन करंट असेट्स कहाँ पे जाता है हमें मालूम है, तो हम यहाँ डाल देंगे डेप्टर्स। देखो यहाँ लिखेंगे, लिखने का स्टाइल आप देख लेना, हम डेप्टर्स को यहाँ लिखेंगे। कितने डेप्टर्स डिक्रीज हुए हैं सर? 10,000। लो मैंने लिख दिया डिक्रीज हुए डेप्टर्स कितने से? 10,000। ये एरो मारी है मैंने, डेप्टर्स डिक्रीज हुए 10,000 से। सर पहले ऊपर का निकालना, एक बार हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, नीचे को चलेंगे, बार बार नजर नहीं हटानी है। बिल रिसीवेबल वो 10,000 के थे, अब हो गए 12,500, यानी इंक्रीज हो गए, इंक्रीज इन करंट असेट्स। ये देखो मैंने लिख दिया बिल रिसीवेबल 2,500, बिल रिसीवेबल है ना? हाँ सर, बी आ गए। क्रेडिटर्स 25,000 के थे, 25,000 से घट के 20,000 के हो गए, डिक्रीज हो गए 5,000। और ये देखो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज यहां पे आते हैं, यहां पे। तो मैं लिख देता हूं क्या, दूसरा आइटम क्रेडिटर्स 5,000। आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, 800 से बढ़ के 1,000 हो गई। और आपको तो मालूम है यहां पे आएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 200, इंक्रीज हो गई ना, इंक्रीज हो गई। फिर बिल्स पेबल भी एक लायबिलिटी है और 40,000 से घट के 25,000 हो गई। आपको तो मालूम है बिल्स पेबल 40,000 से घट के 25 मतलब 15,000 रुपए से घट गई, तो बिल्स पेबल डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। यहां लिखता हूं 15,000, ठीक है जी। आ जाओ आगे, एक्रूड इनकम। मालूम है आपको एक्रूड इनकम क्या होता है? हाँ सर हमें मालूम है सर, एक्रूड इनकम जो है एक असेट्स है। एक्रूड इनकम मींस द इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, ठीक है। एक्रूड इनकम जो है वो 6,000 से बढ़ के कितने हो गए? वो हो गए क्या बोलते हैं 7,000, इंक्रीज इन करंट असेट्स। ये देखो मैंने ये लिखा एक्रूड इनकम कितने से? सर 1,000, बस और तो कुछ नहीं। नहीं सर और तो कुछ नहीं, अभी पहले मैं इसको सेट कर लूं। ये देखो ये है 10,200, मैं यहां लिख रहा हूं जो मुझे प्लस करना है, और ये है 2,500 प्लस 5,000, 5 and 2 7,000, 7 और 1 8,000, 15 और 8 23,000, ये हो गया 23,500। ये मुझे माइनस करना है, ठीक है। इसका सबका टोटल मार लिया मैंने चारों आइटम का। ऐसे काम करोगे ना तो फिर खिचमिची नहीं होगी और हम किताब को फॉलो नहीं करेंगे, आराम से चलते जाएंगे। सर ऊपर तो कुछ निकाला नहीं, अरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, आगे क्या बोलता है? बोलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाज रुपीज 1,30,000। सुनो ना, मैंने कहा था ना आपको, उसने सीधा ये दे दिया कितना? 1,30,000। सर इसको यहां डालने के यहां डाले, अरे कहीं भी डाल लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं भी दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ उसके बाद सर ये देखो 10,200 इसके अंदर हम प्लस करेंगे, 10,200 इसमें हम प्लस करेंगे और 23,500 इसके अंदर हम माइनस करेंगे। तो फिर प्लस माइनस करने के बाद जो हमारे पास आएगा, ये सब कुछ करने के बाद जो हमारे पास आएगा उसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। इसको यहाँ भी लिख सकते हो ऐसे करके, चाहो तो ऐसे लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो। 1,30,000 में 10,200 को प्लस करेंगे, 23,500 को माइनस करेंगे, जो हमारे पास आएगा वो आएगा 116,700। सॉरी ये आएगा ये। लेकिन टैक्स पेड 0 है, तो फिर यही बचेगा हमारे पास 116,700।
सर अगर हम ये वाली लाइन में लिखना भूल जाएंगे तो क्या नंबर कट जाएंगे? अरे कहीं कुछ नंबर नहीं कटते यार, कहीं भी लिख लो, कैसे भी लिख लो आप, उसे मतलब किससे है? इससे। ये लास्ट वाली फिगर यहां होनी चाहिए बस। 116,700 कितनी? 116,700 आ गया आंसर, यही आंसर होगा। क्या आंसर है? हाँ सर 116,700। बस इतनी सी बात दिमाग में डालनी है, कितनी छोटी सी बात है, कितना छोटा सा क्वेश्चन है, कितना छोटा सा क्वेश्चन है ये। आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 करें। 6B आप अपने आप से कर जाओगे, 6B क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं क्योंकि 6B जो है ना वो आप आराम से कर जाओगे, और क्योंकि वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसके अंदर भी कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है? कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और क्या दिया हुआ है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा और वही प्लस माइनस करके आप आराम से कर जाओगे। 6B आपका होमवर्क है, आप 6B करना नहीं आएगा तो फिर मैं आपको करवा दूंगा, 100% आपका आंसर आ जाएगा। आओ क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवाऊं। बोलता है कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000 आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। प्रॉफिट गिवन है, इस बार ये गिवन नहीं है, प्रॉफिट गिवन है। अब ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, बात की बातें पता लगेगा। सारा क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स छोड़ दो, एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल ठीक, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ठीक, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में TR, ट्रेड पेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और फिर देखो सुनो मेरी बात, यहाँ कोई भी आइटम गिवन नहीं है, ना तो यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व है, ना इंटरम डिविडेंड है, ना प्रपोज डिविडेंड है, ना प्रोविजन फॉर टैक्स है, और ना ही रिफंड ऑफ टैक्स है। सुनो मेरी बात, गौर से मेरी बात सुनो, ऐसा कोई भी आइटम यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सा प्रॉफिट है? सर ये प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सुनो ना, कोई भी ऐसा आइटम यहाँ इसमें नहीं है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब मेरे पास ये क्या है? सर ये है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लो मैंने डाल दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आओ आगे बढ़ते हैं, मैं एक एक करके पढ़ता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इसे हम वापस ऐड करते हैं। सुन लो मेरी बात, हम इसे वापस ऐड करेंगे तो मैं क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन और कितना? सर 10,000। लो आप चाहो तो इसे ऐसे करके डाल सकते हो, डेप्रिसिएशन 10,000। फिर बोलता है एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल। मालूम है एमोटाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं ना, इंटेंजिबल एसेट्स, वो डेप्रिशिएट नहीं होते, उनमें हम डेप्रिसिएशन नहीं लिखते, उन्हें डेप्रिसिएशन ना लिख के हम लिखते हैं एमोटाइजेशन, यानी फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, वी डोंट कॉल इट डेप्रिसिएशन। गुडविल डेप्रिशिएट नहीं हो सकती, पेटेंट्स डेप्रिशिएट नहीं हो सकते, कॉपीराइट डेप्रिशिएट नहीं हो सकते, ट्रेडमार्क डेप्रिशिएट नहीं हो सकता। तो वो क्या होते हैं? एमोटाइज। जब उनकी वैल्यू गिरती है, द फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, वी कॉल इट एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन, ठीक है जी, उसे हम एमोटाइजेशन कहते हैं। और हाँ सुनो ना, वो एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो यहां मैं लिख दूंगा क्या? क्या लिखा है उसमें? क्या लिखा है? एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल। तो बस मैं गुडविल लिख देता हूं। लो दूसरा आइटम मैंने डाल दिया। तीसरा बोलता है लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीनरी। याद करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में हम इसे डालते थे, बट इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हम इसे दिखाते थे पर ये ऑपरेटिंग नहीं है, तो वापस प्लस कर दिया जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ये देखो कितना? सर 7,000। सारा लिखने की जरूरत नहीं है, सारा लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ फिगर भी लिख सकते हो। और हाँ, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ लैंड, मालूम है आपको? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते थे, बट इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग इनकम। वो कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। अगर आपको असेट्स बेच के कुछ प्रॉफिट हुए तो वो कैपिटल रिसीट्स में जाता है, वो कंपनी की, वो कैपिटल रिजर्व में रिसीट्स में जाता है, वो कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। इसीलिए अब उसे माइनस किया जाएगा। क्या माइनस किया जाएगा? प्रॉफिट। कितना है?
प्रॉफिट ऑन लैंड मैं से हटा देता हूं। वो कितना जरा बताओ मुझे फटाफट, अरे कोई बोलो ना यार कितना है, मुझे देखना पड़ रहा है। आप लोग नहीं हो ना आज, मैं बहुत दुखी हूं, मैं सच में बहुत दुखी हूं। आप तो बहुत खुश हो गए लेकिन मैं बहुत दुखी हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरा एक राइट हैंड ही नहीं है, ऐसा लग रहा है, मालूम पता नहीं क्यों। आओ आगे चलें, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं फिर इमोशनल बातें करेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बोलता है, ट्रेड रिसीवेबल, मालूम है ना डेब्टर्स होते हैं, ठीक है। आगे ये 2017 में 22,000 थे और 2018 में बढ़ के 23,000 हो गए। देखो गौर से देखो, 17 पीछे लिखा है, 18 आगे लिखा है। तो 17 में 22,000 थे और 18 में बढ़ के हो गए 23,000, यानी 1,000 से बढ़ गए। इंक्रीज इन करंट एसेट ढूंढो, ये रहा कितना सर 1,000, सर 1,000। इतना चिल्ला चिल्ला के आप सब लाइव क्लास में नहीं पढ़ाते थे, आज पढ़ा रहे हो, ऐसा क्यों? क्योंकि आप बैठे नहीं हो ना, दिल कर रहा है चिल्लाने का। ट्रेड पेबल ये 15,000 से घट के 10,000 हो गए। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, देख रहे हो आप, डिक्रीज हुआ, ये देखो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ट्रेड पेबल्स कितना 5,000 लिख दिया। ट्रेड पेबल्स 5,000 से डिक्रीज हो गए। और फिर क्या बोलता है वो, प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट्स होते हैं, करंट असेट्स 6,000 से घट के हो गए 4,000। डिक्रीज इन करंट असेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। बस खत्म, कहानी खत्म। लो इसका टोटल मारता हूं, 10,000 प्लस 5 प्लस 7 22,000, यहां लिख देता हूं 22,000। नहीं तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो 10,000 5,000 7,000, यहां 22,000 प्लस किया और फिर इसमें से माइनस करो 3,000। ये माइनस की फिगर डाल दो, इसको माइनस करो 3,000 और यहां जो निकल के आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो आप निकाल लो 2,50,000 के अंदर, 2,50,000 के अंदर 22,000 को प्लस करो, 3,000 को माइनस करो, ये आएगा 2,69,000। और फिर उसके बाद ये देखो, ये प्लस करना है 2,000 और ये 1,000 और 5,000। आप चाहो तो ऐसे लिख लो 1,000 और यहां 5,000, दोनों माइनस करने हैं तो मैं माइनस कर देता हूं। ये 2,000 और ये 6,000 माइनस कर देता हूं। 269 में 2,000 को प्लस करो, माइनस करो 6,000 को, तो ये आ जाएगा 2,65,000। और इसमें टैक्स 0 है तो फिर ये आ जाएगा 2,65,000। क्या आंसर आ रहा है भाई? 2,65,000। ठीक है जी। लो क्या है इस क्वेश्चन में यार? सर आपको कैसे पता लगा ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है? हमें ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही। अरे सुनो ना, जो नेट प्रॉफिट दिया था मैंने उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ा और देखा, उसमें रिजर्व के बारे में, डिविडेंड के बारे में, प्रपोज डिविडेंड के बारे में, टैक्स के बारे में कुछ नहीं कहा। तो फिर जो प्रॉफिट था वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, मैंने उसको उठा के यहां लिखा। फिर जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन कैश एक्सपेंस, ये देखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस 1, 2 और 3, मैंने तीनों को प्लस कर दिया। जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये देखो नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिखा था ना हमने, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसको मैंने सर माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है जी। क्या निकल के आया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये देखो ये निकल के आया। फिर डिक्रीज इन करंट असेट्स, एक ही आइटम था उसको मैंने प्लस कर दिया, और इंक्रीज इन करंट असेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी के दो आइटम थे, दोनों को माइनस कर दिया। निकल के आया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 265, टैक्स कुछ था नहीं तो ये आया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फ्रॉम आया, फ्रॉम, तो मैं चाहूं तो फ्रॉम पे टिक मार दूं ऐसे करके, ऐसे, और यूज को क्रॉस कर देता हूं, ये फ्रॉम है।
यानी हमारे पास पैसा है, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2,65,000, यूज नहीं है फ्रॉम। अगर माइनस में आता तो मैं लिखता यूज, अभी फ्रॉम है। बस इतना सा काम करना है यार। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आओ क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 8 भी देखें। इनफैक्ट आप 8 कर जाओगे, आप क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से कर जाओगे। आपको मालूम है ये जो प्रॉफिट गिवन है इसमें क्या क्या चेक करना है, और लास्ट में एक आइटम गिवन है, वो गिवन है क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वो इसमें मत डाल देना। बैंक ओवरड्राफ्ट एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और आप सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हो, इसमें मत दिखा देना। बाकी कुछ भी नहीं है उसमें करने वाला। क्वेश्चन नंबर 8 आप कर जाओगे। आओ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराऊं और आज की क्लास को खत्म करूं, ताकि हमने फिर कितने क्वेश्चन नंबर 6A, 6B, 7, 8, 9 5 क्वेश्चन खत्म किए। मैं क्वेश्चन नंबर 9 करवा देता हूं, आप इसको नोट कर लो। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छे से पढ़ते हैं। आपके लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, नरूला लिमिटेड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख आफ्टर चार्जिंग और क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। एक बार आइटम्स को पढ़ लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स छोड़ दो, लॉस छोड़ो, एमोर्टाइजेशन छोड़ो, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट छोड़ो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन देखो, ये देखो, उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। आओ इसे मैं यहां लिखूं, इस प्रॉफिट को यहां लिखूं। सर आप पहले इसी को निकालोगे क्या? नहीं, मैं ऐसे नहीं करता हूं। मैं तो जो कुछ मेरे हाथ में है उसे करता चला जाऊंगा। नेट प्रॉफिट 2 लाख मैंने डाल दिया। सर आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं डाला। अभी कहा तो सही मैंने, उसमें कुछ आइटम ऐसे हैं जो यहां पे आने हैं। आओ सबसे पहले देखें क्या हुआ। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, मालूम है डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। आओ मैं इसको यहां लिख देता हूं, ये देखो डेप्रिसिएशन कितना बता रहा है, कितना सर 25,000। लो उसके बाद सर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लॉस हम डालते थे डेबिट साइड में, लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। कितना सर, कितना 3,000। ये देखो लो, ये भी आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 25,000 फिर 3,000। आ जाओ आगे देखते हैं एमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट। मालूम है एमोर्टाइजेशन मैंने आपको समझाया था। एमोर्टाइजेशन क्या आ जाएगा सर, यहां पे एमोर्टाइजेशन यहां डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, जब कभी भी आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट करते हो उसे आप एक्सपेंस में दिखाते थे, लेकिन ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इनफैक्ट नॉन ऑपरेटिंग नहीं, आप इसे कह सकते हो इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। आपने रियल में कोई पैसा कहीं नहीं रखा होता, इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो इसे वापिस हम कितना, ये 2,400 से वापिस प्लस कर देते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, लो ये भी मैंने लिख दिया। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लो 40,000। फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20,000। फिर गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना 9,000। ये माइनस वाला है, ठीक है जी। आ जाओ आगे। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। ट्रेड रिसीवेबल विच वॉज 90,000 नाउ इंक्रीज टू 1 लाख रुपीज, इंक्रीज इन करंट असेट्स। यहां भी लिख सकते हो, माइनस में जाएगा। फिर ट्रेड पेबल विच वर 41,000
नाउ इंक्रीज टू 60,000, यानी कितने हजार से बढ़ गए? 19,000 से। 60,000 माइनस 41,000, 19,000 से लायबिलिटी बढ़ गई। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। चलो अब आगे देखें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी होती है 5,000 से घट के 1,000 हो गई, मतलब डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो पहले 0 थे अब बढ़ के 2,000 हो गए, मतलब इंक्रीज इन करंट असेट्स। ये भी इंक्रीज हो गया करंट असेट्स में। प्रीपेड एक्सपेंसेस लो। अब सर आप तो भगवान ही मालिक है सर, अब तो भगवान ही मालिक है, इसके बाद तो हमें खुद नहीं मालूम क्या होगा। अब देख लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। भगवान ने चाहा तो सब ठीक आएगा। और सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। आ जाओ, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये देखो, आ जाओ। ये है 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 40,000। कोई टैक्स का रिफंड नहीं है तो आया 2,60,000। लो यहां लिखा मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के आगे 2,60,000। और हाँ, इसमें प्लस क्या करना है सर? 25,000 प्लस 3,000 प्लस 8,000 प्लस 2,400, 38,400। ये इसमें प्लस करना है। और हाँ, इसमें से माइनस कितना करना है? ये देखो, ये है 2,60,000 प्लस 38,400 और माइनस करो 9,000। ये 9,000 माइनस करो तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 289,400। 289,400। सर आप ये 9 नहीं कई जगह लगाते हो, कहीं नहीं। अरे कुछ नहीं फर्क पड़ता यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप ये मैडम के चौथे छोड़ दो, इधर आओ। ये 19,000 प्लस करना है और ये 10 प्लस 4 14 प्लस 2 16,000 माइनस करना है। फिर ये निकल के आ जाएगा। आओ देखें क्या आता है। ये आया 289,400 में प्लस करो 19,000 और माइनस करो 16,000। ये आएगा 292,400। क्या है? गलती क्या? मैंने गलती कर दी। ये तो 292 नहीं 252 आ रहा है। अच्छा देखते हैं, कोई बात नहीं। ये आया 292,400। 292,400। और हाँ याद रखना, ये था हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स, तो हम यहां डाल देंगे टैक्स पेड। कितना टैक्स पेड दिखा रहा है इस बार? 40,000। तो ये बच जाएगा आपके पास 2,52,400। अगर अलग से टैक्स पेड नहीं बताया हुआ तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसी को टैक्स पेड मान लिया जाता है। ये आप नोट में लिख लो। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द टैक्स पेड एंड देयर इज प्रोविजन फॉर टैक्स इन द क्वेश्चन, वी एज्यूम दैट इट्स द सेम अमाउंट विच वी हैव पेड फॉर टैक्स। ये नोट आप लिख लो। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट the tax paid and there is a provision for tax in the question, we assume that it's the same amount we paid against tax 40,000। आपका आंसर आ गया। अब सुनो ना मेरी बात, अब मेरी बात सुनो ना। आप चाहो ना, आप अगर चाहो तो इसके जितने क्वेश्चंस आप करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन अभी ज्यादा तेज नहीं दौड़ना। आप ज्यादा तेज नहीं दौड़ना। मैं आपको बोलता हूं क्वेश्चन नंबर सिर्फ 11D तक, 11D तक 4 क्वेश्चन है 11 के, 11A B C D 4 ये हो गए। और फिर क्वेश्चन नंबर 10 हो गया 5, और हमने भी कर दिया 6 7 8 9 और 10 क्वेश्चन हमने आज ऑलमोस्ट खत्म किए। आप 11D तक खत्म करना, मैंने 9 करवा दिया। अब आप 11D तक के डाउट्स कर ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11D, आगे मत जाना अभी। 11D तक की डिस्कशंस कर लेना, 11D तक का प्रैक्टिकल कर लेना। 20 क्वेश्चन आपके पास करने के लिए हैं। चलो कल मिलेंगे बच्चों और फिर आगे पढ़ेंगे। साथ साथ चलते रहो, साथ साथ वीडियो ईमानदारी के साथ आप वीडियो को देखते रहो, ईमानदारी के साथ बात को समझते रहो,
ईमानदारी के साथ अब आप अपनी डाउट क्लास में आते रहो। सुनो, ऑनेस्टी चाहिए, सिर्फ ईमानदारी की जरूरत है। हम साल के उस जगह पे खड़े हैं जहां पढ़ाई खराब भी हो सकती है और पढ़ाई आबाद भी हो सकती है। आपकी ईमानदारी पे सब कुछ टिका है, सब कुछ। ठीक है जी, चलो कल मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए बाय बच्चों।